हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं और उन्होंने हिंदी पेपर को लिया है ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आप हिंदी पेपर को लिए हैं तो आपको पढ़ना जो है हिंदी पेपर में। आप देखिएगा यूनिट 1 में हम आपको पढ़ा दिए थे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ठीक है। तो दो मतलब टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए हैं। यूनिट 1 का कंप्लीट हो चुका है, ये यूनिट 2 है। यानी इसमें आपको पढ़ना है छायावादी युग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसकी परिभाषाएं क्या है, नहीं है, कौन कौन से विद्वान उसके बारे में क्या क्या बोले हैं, उसको देख लेंगे। तीसरी बात है यहाँ पे ये पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं को देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक का छायावादी युग का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम इसके बारे में क्या आपको बताएंगे कि उसमें छायावादी युग के प्रमुख कवि जो है उनकी कविताएं क्या क्या है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर एक एक टॉपिक का दो अगर वीडियो अगर हम लोग करते हैं तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, चीजों को देखिएगा, आसानी से समझिएगा। नए हैं चैनल पे तो प्लीज पहले के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पहले के वीडियो से सब चीज रिलेट होगा, ठीक है। पहले की विशेषताओं को देखिएगा तभी तो दूसरे के समझ को पाए, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि क्या चीज वहां नहीं था और यहाँ पे क्या चीज आ गया, ठीक है। यानी ये एक तरह से कंपैरिजन कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले के वीडियो को जरूर देखिए, फिर इसको देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चीजें डिटेल होंगी, अच्छी होंगी, और जितना भी दिया जाएगा वो एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को देखिएगा, समझिएगा। तो पहले देखिए छायावादी युग है क्या। तो देखिए भारतेंदु युग पहला था। आधुनिक काल जो आप हिंदी साहित्य का पढ़ते हैं उसमें भारतेंदु युग था, उसके बाद द्विवेदी युग था, फिर छायावादी युग। तो छायावादी युग को अब देखिए, इसको कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए समझते चलिएगा, आधुनिक हिंदी काव्य में छायावादी युग जो है ना, इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस युग के साहित्य जो है ना के क्षेत्र में एक क्रांति हुई। यानी इस युग की जो कविताएं हैं उसने साहित्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति किया, ठीक है। इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जिसमें कला पक्ष के साथ भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट, मतलब उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। यानी कि इसमें क्या है ना, छायावादी युग में कला को भी दर्शाते हुए भाव के पक्ष को भी दिखाया गया है। यानी कि देखिए, जो चीजें आप देख रहे हैं वो तो दिखाया ही गया है, जो आप चीज नहीं देखते हैं यानी कि हमारे अंदर का सुख दुख, ये सब को भी दिखाया गया है। यानी हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो हम लोग को दिक्कतें हैं, उन चीजों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यानी भावात्मक चीजों को भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सन 1920 से 1936 ईस्वी तक का जो समय पीरियड है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो टाइम पीरियड है, उसमें छायावादी युग के नाम से उसको जाना जाता है। यानी 16 साल का समय छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे काव्य धारा में अनेक महान कवियों, यानी कि बहुत से महान कवि हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावादी जो साहित्य है ना, उसमें कला और भाव क्षेत्र में एक अनूठे आंदोलन के रूप में सामने आया। यानी कि इस जो छायावादी युग है इसमें जो है कला और भाव दोनों को ही प्रदर्शित करने का काम किया, यानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित अनूठा व्यक्तिवाद दिखाई देता है। यानी इसमें क्या है ना, जो मॉडर्न औद्योगिकता दिख रहा है, उद्योग धंधे जो दिख रहे थे ना, उससे भी प्रेरित होकर ये युग जो है सामने आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें ध्यान में रखिए, इस काव्य धारा में जीवन दर्शन और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का सुंदर विवेचना किया गया है। यानी कि इसमें जो है ना, सांस्कृतिक जो चीजें आप जो समाज में देखते हैं उसको भी लिखा गया है। जीवन दर्शन, हमारे जो जीवन है उसके क्या दर्शन हैं उनको भी दर्शाते हुए इसमें लिखा गया है। इसमें फिलोसफर जो दार्शनिक हैं उनके भी विचारों को रखा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, छायावादी युग को सीधा समझने का प्रयास करिए तो ऐसा समझिए कि द्विवेदी युग के बाद जो हिंदी साहित्य के कालखंड में एक नए युग का आगमन हुआ उसे छायावादी युग कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है, ईस्वी सन तक माना जाता है। उसके बाद इसमें आप बोलिएगा जो भी इसमें जो मतलब कवि हुए उनके द्वारा जो है ना, कला और भाव दोनों पक्ष को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। इतना लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस काव्य धारा में स्वच्छंदवादी काव्य धारा से कुछ ना कुछ प्रभावित आवश्यक है। यानी ये जो छायावादी युग है ना, ये स्वच्छंदवादी काव्य धारा से भी प्रभावित है, और अंग्रेजी जो पोएट हैं या लिटरेचर जो था उससे भी ये प्रभावित है। यानी कि देखिए, अंग्रेजी की भी कविताओं से ये
मतलब प्रभावित है, स्वच्छंदवादी विचारधारा से भी प्रभावित है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन में छायावादी युग के बारे में लिखिएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा, अब कंटेंट अच्छा लिखना देना होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने इस प्रमुख काव्य धारा को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रभावित मतलब परिभाषित करने का प्रयास किया है, यानी कि बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने इस काव्य धारा को बहुत अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। अब एक एक करके उसको समझिएगा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको क्या बोला गया है, तो उसको देखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, इसी को ये बोलते हैं छायावादी युग। यानी ये छायावादी युग को ये बोलते हैं प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, यानी कि जो चीजें हैं उसके जगह पे अप्रस्तुत जो नहीं है उसका कल्पना करने वाला ये जो युग है, इसी को छायावादी युग ये बोल दिया रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन्होंने थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म किया है, यानी कि क्रिटिसाइज किया है, यानी आलोचना किया है इसका, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको क्या बोला है, तो परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में यही छायावाद है। यानी ये बोलते हैं ना कि देखिए परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ेगी और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ेगी, तो इसी को छायावादी युग कहा जाएगा। ये कौन बोला है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, उनको देख लीजिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताते हुए इन्होंने कहा है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भाव दृष्टिकोण है। यानी डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं ना कि छायावाद जो है ना ये एक अलग ढंग का जो है छायावाद एक विशेष प्रकार का भाव पद्धति है, यानी अलग ढंग का भाव पद्धति है। और उसके बाद ये बोलते हैं जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भाव दृष्टिकोण है, ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं। तो तीनों आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा डेफिनेशन जो है अंतिम है, वो है महादेवी वर्मा का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। छायावाद को आत्म अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य के हृदय की अकुलाहट का परिणाम माना है। यानी कि ये बोलते हैं ना कि देखिए छायावाद वो है ना जो कि आत्म अभिव्यक्ति यानी जो सेल्फ है ना, मतलब अपने लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आत्म अभिव्यक्ति के लिए ये बोलते हैं मनुष्य के हृदय की अकुलाहट यानी कि खलबलाहट, हमारे अंदर जो खलबलाहट होता है ना उसको प्रस्तुत करने का ये एक तरह से परिणाम है छायावाद। ये सीधा इसको समझिए, महादेवी वर्मा बोलती है ना कि छायावाद ये है ना जिसमें के माध्यम से कोई भी इंसान अपने जो अंदर की खलबलाहट है या जो हलचल है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, ठीक है, तो यही है छायावाद। तो इतना ध्यान में रखिएगा, चारों डेफिनेशन को याद रखिएगा। देखिए पहला है राम कुमार वर्मा वाला याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए इसका क्रिटिसिज्म कौन किए हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। महादेवी वर्मा वाला याद रखिएगा। तो ये सब आपसे क्वेश्चन हो सकता बन जाए कि कौन क्या बोला है छायावाद के लेकर, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल देखिए क्या बोले, इसको व्यंजना के रूप में उन्होंने जो प्रदर्शित किया है उसको ध्यान में एकदम रखना है, ठीक है। तो ये चारों डेफिनेशन याद रखिएगा, यहाँ से यही बनेगा। अब देखिए छायावाद की विशेषताओं को देख लेते हैं, आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उनको एक एक करके देखिए। यहाँ से सवाल बनेगा, आपसे सब्जेक्टिव बोलेगा छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसे बने या प्रवृत्ति लिखिए तो आप क्या कीजिएगा पता है, इसके इंट्रोडक्शन को लिखिएगा, एक दो परिभाषा है तो उसको लिखिए और फिर उसकी विशेषता को लिखिए। तो इतना अगर लिखिएगा तो टीचर को ये समझ में आएगा ना कि बच्चा जो लिखने वाला है ना उसको कंसेप्ट पूरा पता है, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट को लेकर चलिएगा तभी मजा आता है कोई भी एग्जामिनर को नंबर देने में। यही चीज हम सबको बोलते हैं और आपको भी बोल रहे हैं कि आप पूरे कंसेप्ट के साथ चलिए, ठीक है। तो अब चलिए इसके विशेषताओं को देखिए। तो इसमें जो है व्यक्तिवाद की प्रधानता है। व्यक्तिवाद का मतलब होता है ना बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के विचारधारा को इसमें प्रधानता दी गई है, ठीक है, उसके विचार को, ठीक है। उसके बाद देखिए इस काव्य धारा में जहां आध्यात्मिक पक्ष सामने आया वहीं व्यक्तिवाद की भाव को भी उभारने का प्रयास किया गया है। यानी छायावाद में क्या है, आध्यात्मिक पक्ष भी है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर पे ध्यान वान लगाना है वो सब तो है, लेकिन व्यक्तिवाद पर भी चर्चा किया गया है कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उन चीजों पर भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। हिंदी कविता जाति विशेष के सुख दुख तक ही सीमित न रहकर समस्त मानव के सुख दुख की कहानी बन गई। यानी इस कविता मतलब छायावाद में जब कविताएं लिखी जाने लगी तो वो किसी जाति तक सीमित नहीं रह गया, इंसान के जो सुख दुख हैं उसके ऊपर भी लिखा जाने लगा, अब कविताएं लिखा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस काव्य धारा के कवि विभिन्न समस्याओं और बाधाओं के समाधान को बाह्य जगत में न खोजकर
मानव के मन में खोजता है। यानी कि इसमें जो है आप खुद सोचिए ना, आपको कोई तरह का दिक्कत है, तो आपको दिक्कत है तो आप सोचिएगा कि हमको फलाना कुछ कर दिया तब दिक्कत है, तो ऐसा सोचिएगा तो ये हो गया बाह्य चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आंतरिक आपको देखना होगा ना कि आपके अंदर क्या दिक्कत है, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। तो आप जब अपने अंदर की चीजों को देखने लगिएगा, ढूंढने लगिएगा, तो वही काम ये वाला करता है, कौन? छायावाद। ये बाहर नहीं खोजता कोई भी चीज को, ये अंदर खोजता है, इंसान के अंदर खोजता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके दिक्कत का कारण आपके अंदर कुछ तो होगा, कमी उसी में होगा, उसी को ये ढूंढने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यही कारण है कि छायावाद में व्यक्तिवाद, व्यक्ति सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर किया गया है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसके भी सुख दुख को इसमें लिखा गया है या बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद की आंसू और पंत जो है सुमित्रा पंत, उनकी उच्छ्वास की कविता में व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति को अत्यंत आकर्षक रूप मिला है। यानी कि देखिए, जयशंकर प्रसाद की आंसू जो है ना, उसमें भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी आपको छायावाद से रिलेटेड। यानी वहां पे आपको इसकी विशेषताएं दिखेंगी, व्यक्तिवाद पर उसमें डिस्कस किया गया है। उसी तरह देखिए, उच्छ्वास जो है पंत की, उनमें भी इन चीजों का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत की। तो इतना ध्यान रखिए पहली विशेषताओं को। अब देखिए दूसरी विशेषता इसकी क्या है, उसको देख लीजिए। इसमें देखिए दूसरी विशेषता है रहस्यानुभूति और देश प्रेम की भावना भी इसमें देखने को मिलती है। यानी छायावाद काव्य में रहस्यात्मक भावना का भी प्रबल रूप से देखने को मिलता है, यानी स्पष्ट हुआ है। यानी रहस्य का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें जो कि एकदम गूढ़ हो, रहस्य हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उन चीजों को भी यहाँ पे लिखा गया है, रखा गया है, ठीक है। तो यानी पहली बात आप देखिए, व्यक्तिवाद वाली विचारधारा को रखा गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी सुख दुख है, दिक्कत है, उसको भी यहाँ पे जगह दिया गया। उसके बाद देखिए, रहस्यात्मक, जो रहस्य का चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसको भी यहाँ डिस्कस किया गया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय भावना भी यहाँ पे दिखने को मिलता है। इसमें राष्ट्रीय भावना यानी अपनी कविताओं के माध्यम से ये लोग राष्ट्रीय जागरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें राष्ट्रीय जागरण के साथ साथ रहस्यात्मक भाव का विलक्षण योग देखने को मिलता है। इसी में राष्ट्रीय जागरण भाव में छायावाद को असामाजिक पदों पर भटकने से बचाया गया है, ठीक है। छायावाद कभी अलौकिक आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति में युगीन संदर्भों को देखता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह छायावादी काव्य के आदर्श प्रवृत्ति है। यानी सीधा हम आपको बता देते हैं कि इस कविता में भी, छायावादी कविता का तीसरा जो विशेषता है, इसमें राष्ट्रीय भावना को भी तरजीह दिया गया है, यानी कि नेशनलिज्म को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नारी भावना। देखिए, छायावादी कवियों की एक विशेषता है ना, उन्होंने नारी की पीड़ा को भी उठाया, यानी कि महिलाओं की जो पीड़ा है उसको भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जिसमें आपको देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव पग तल में। आप जब पढ़िएगा, उसको हम पढ़ा देंगे कभी ना कभी आपको, उसका आपको जैसे जैसे आप सिलेबस के अंडर आप चलते जाइएगा तो उसको पढ़ना है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की वो बहुत अच्छी कविता है, नारी वाला। तो उसमें आप देखिएगा, नारी के भाव को प्रदर्शित किया गया कि नारी जो है ना, वो मतलब श्रद्धा के रूप में है, यानी कि वो बहुत पवित्र है, ये चीज इसमें दिखाया गया। दूसरी बात, छायावादी कवि जो है ना, इन्होंने नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखाने का प्रयास किया। जो महिलाएं जेल में रहती थी उस समय, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, बहुत सी महिलाओं को जेल में रखा गया था, उनको बाहर निकालने का वकालत इसमें किया गया कि भाई उसको छोड़ दिया जाए। तो ये सब चीज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इस युग की कविताओं में नारी को कारागार से मुक्त कराने और समाज में महत्व दिलाने का प्रयास किया गया है, यानी कि महिलाओं को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा मिले, इसका भी प्रयास किया गया है। उसके बाद महिलाएं जो जेल में है, उनको जेल से बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया है, ठीक है। उनके लेखन में, यानी इस युग के जो कवि हैं, उनके लेखन में नारी को श्रद्धा पात्र कहा गया है, ठीक है। नारी को सर्वाधिक आदर और आदर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस दौर की जो कविताएं हैं ना, उसमें नारी का मतलब बढ़िया से गुणगान किया गया है। वो बताया गया है कि महिलाएं जो है बहुत अच्छी होती हैं, श्रद्धा पात्र हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, समाज उसका सम्मान करे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, उनका एक जगह हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो पहली आप विशेषता ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिवादी जो विचारधारा था वो हम बताए थे। उसके बाद देखिए, रहस्यात्मक जो चीजें थी उसके बारे में हम बताए थे। फिर राष्ट्रीय भावना के बारे में बताया, और फिर नारी से संबंधित जो आपको चीज बताया नारी भावना के बारे में, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगला जो विशेषता है उसको भी देख लीजिए लगे हाथ। वो क्या है? मानवतावाद। ये छायावादी दौर के जो कवि है ना,
ये मानव को सबसे ऊपर रखते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए कोई भी चीज है या नहीं है इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मानव सबसे ऊपर है, ठीक है। इस युग की कविताओं में सबसे बड़ी बात ये है ना बच्चों कि इसमें पूरे विश्व के मानव की उन्नति की बात की गई है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एक नहीं कि भारत के ही लोगों का उन्नति हो, ऐसा नहीं, सभी लोगों का उन्नति हो, कोई भी विश्व में कहीं भी कोई रह रहा है, सबका विकास हो, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए छायावाद भारतीय सर्वात्मावाद और अद्वैतवाद से प्रभावित था, ठीक है। इतना ही नहीं, भारतीय दर्शन के मतलब दार्शनिकों के दर्शन से भी ये प्रभावित है छायावाद, ठीक है, जो कि हम पहले भी बताए थे। उसके बाद इसमें भावनाओं की संकीर्णता नहीं बल्कि विस्तृत रूप पाकर विश्व मानवतावाद स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी कि विश्व में मानवतावाद को बढ़ावा देने का भी प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। इस युग की कविताओं में विश्व के समस्त मानव की उन्नति की वकालत की गई है, यानी कि सभी मानव का विकास हो, उन्नति हो उनका, तो इसकी भी वकालत इसमें की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि छायावाद में जो है ना मानव को सर्वोपरि बताया गया, बोला गया है कि मानव, सभी मानव का एक साथ डेवलपमेंट हो, सभी अपना अपना डेवलप करें अपने जीवन को, तो ये चीज इसमें डिस्कस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आदर्शवाद की भी इसमें चर्चा की गई है, तो उसको देखिए, इसकी विशेषता है छायावाद में बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्दों में कहें, छायावादी कवियों ने आदर्शवादी शैली के अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के आधार पर विकसित किया, यानी कि छायावादी जो कवि है ना, उन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को भी इसमें प्रस्तुत या कहें तो इसमें दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। आदर्श विचार अथवा कल्पना के कारण छायावादी कविता भाव और कला दोनों ही पक्षों में अनुकरणात्मक विशेषता प्राप्त कर सकती है। यानी सीधा आपको समझा दें कि देखिए छायावादी जो कवि है ना, उन्होंने लोगों के आदर्शवादी विचारधाराओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब बोलिएगा सर आदर्शवादी विचारधारा क्या होता है? तो ये ऐसा होता है ना, जैसे आप घर में हैं तो आपको पता होगा कि आपको अपने मम्मी पापा को आदर के साथ, सम्मान के साथ बातचीत करना है, उनके साथ कोई गलत बिहेवियर नहीं करना है, आपसे जो बड़े हैं उनको आप आदर से देखते हैं या उनका सम्मान करते हैं, तो यही चीज होता है इसमें आदर्श, यानी कि एक उच्च विचारधारा को इसमें सम्मिलित किया जाता है, यानी अच्छी विचारधारा को, ठीक है। तो यही चीज है ये, ठीक है, इसमें रखा गया है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता इसकी है प्रकृति चित्रण, यानी छायावादी जो कवि है उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण किया है अपने मतलब कविता के माध्यम से। इसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को लिखने का प्रयास किया, उसकी जो दिक्कतें हैं उसको लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए छायावादी काव्य में सर्वाधिक आकर्षक और लौकिक और अलौकिक रूपों में प्रकृति का चित्रण किया गया। इस धारा के समस्त कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है, जैसे कि आप देख लीजिए पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, दिनकर, इन सभी की रचनाओं में प्रकृति के बारे में लिखा गया है, यानी नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आत्माभिव्यक्ति की भावना, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति को भी इसमें जगह दिया गया है। जैसे कि इन्होंने ना, जितने भी कवि हैं छायावादी ना, इन्होंने अपने विचारों को भी अपने कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया, या उनके साथ जो भी घटनाएं घटी ना उसको भी मुद्दा बनाकर इन्होंने कविता लिखा है, ठीक है। तो इसको भी अब देख लीजिए, छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में खोजने का प्रयास किया। मान लीजिए आप भी एक कवि हैं और आप कोई रचना कर रहे हैं और आपके जीवन में जो घटना घटा है उसी को आप ध्यान में रखते हुए वो रचना कर रहे हैं ना, तो इसी को बोला जाता है आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है। तो यही चीज ये लोग भी किए, उनके जीवन में जो जो घट रहा था ना उसी को ध्यान में रखकर ये लोग रचना कर रहे थे या लिख रहे थे, ठीक है। अपने जीवन के निजी प्रसंग, उसके बाद घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया, यानी कि उनके जीवन में जो भी घटा उसको इन लोगों ने विषय वस्तु बनाकर उस पर कविता लिख दिया, ठीक है। छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख का खुलकर अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि आपको कोई दुख है, आपको कोई सुख है, उसको भी इन लोगों ने लिखने का काम किया है, यानी कि उनको जो दिक्कत था ना उन सभी चीजों को लिख दिया था। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया था कि छायावादी युग के बारे में आपको बता दें, जिसके नामकरण को लेकर इसके जो प्रमुख चीजें थी या विशेषताएं हैं उनको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, ये तो कमेंट करके बता दीजिएगा और दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे। दोनों ही टेलीग्राम चैनल मेरा 2 है, तो दोनों में से किसी को एक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डाल देंगे। अगर इसका बुक का फॉर्मेट चाहिए, यानी बुक में अगर पीडीएफ चाहिए, तो आपको नंबर हम पहले भी दिए थे, पिछले वीडियो में आप जाइए, वहां पे नंबर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, तो वहां पे आपको हम बुक का पीडीएफ भेज दे देंगे।
चूंकि टेलीग्राम पर इसलिए नहीं दे पाएंगे चूंकि वो बुक का पीडीएफ नहीं जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपको लेना है, अगर बुक का पीडीएफ भी चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका मन होता है कि सर हम किताब भी पढ़ लेते, आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं पता नहीं है, तो लो भाई हम किताब से पढ़ा रहे हैं, तो वो किताब भी चाहिए तो ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई करेगा तो आप देख लीजिए कौन टीचर आपको दे देता है किताब जिससे वो पढ़ा रहा है, हम वही चीज का पीडीएफ आपको दे देंगे, आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करना है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, तभी हम दे पाएंगे। और अपना लिख दीजिएगा कि एमजीसी पेपर या एमडीसी कोई भी है, हिंदी हो, और 3rd सेमेस्टर हिंदी लिख दीजिएगा, उसके बाद हम भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।